हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था अपना धातु एवं अधातु, और उसमें आज हमको करने हैं इस पाठ के पाठ्य पुस्तकों को करना है। हमने आगे पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। आपको साइंस की जो प्ले लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप साइंस की प्ले लिस्ट में सारे पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया अपन को पता ही है कि क्या होता है, जिसमें किसी धातु लवण को कोई अन्य धातु जो क्या हो उससे ज्यादा अभिक्रियाशील हो, वो उसके लवण में से उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहला ऑप्शन है अपना सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर धातु। तो सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, ये किसका लवण है, सोडियम का लवण है। जबकि सोडियम क्या है सक्रियता श्रेणी में ऊपर, मतलब सोडियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। और साथ में किसको लिया है, कॉपर को, साथ में किसको लिया है, कॉपर को। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड और साथ में कॉपर। अब ये जो सोडियम है ये तो है ज्यादा अभिक्रियाशील और कॉपर है कम अभिक्रियाशील। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया कब होगी, जब ये यहां पर अगर कॉपर का कोई लवण होता और पास में अगर सोडियम होता, तो जो ज्यादा उच्च अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ये सोडियम है ये उच्च अभिक्रियाशील है और कॉपर उससे कम अभिक्रियाशील है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उससे उच्च अभिक्रियाशील धातु सोडियम को विस्थापित कर सके। मतलब ये आंसर अपना नहीं है। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन में एल्यूमिनियम। अब सक्रियता श्रेणी में सोडियम के बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है, और उसके बाद में एल्यूमिनियम आता है उसके बाद में। अब ये एल्यूमिनियम भी क्या है, इस मैग्नीशियम से कम विक्रियाशील है, इसलिए अपना आंसर ये भी नहीं होगा। फिर है फेरस सल्फेट के विलयन में सिल्वर। अब हमने सिल्वर है वो क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है, मतलब जो निम्न विक्रियाशील धातुओं में से है। और ये फेरस सल्फेट के विलयन है, यह फेरस है, यह लोहा है, यह मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो यह सक्रियता श्रेणी में बाद में आता है, तो यह इसमें से फेरस सल्फेट में से सिल्वर है वो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अपना आंसर ये भी नहीं होगा। और अपना आंसर होगा ये सिल्वर नाइट्राइड के विलयन में कॉपर। अब सिल्वर नाइट्राइड कहाँ पर आता है, सबसे नीचे आता है, और कॉपर है वो ऊपर की तरफ बीच वाले में मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आता है। तो ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हुआ, कॉपर, इसलिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस सिल्वर नाइट्राइड में से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्राइड बना देगा। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्राइड विलयन एवं कॉपर। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला है कि लोहे के फ्राइंग पैन में को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। अब फ्राइंग पैन क्या होता है, जो अपना तवा आता है जो क्रोमिन जिसके ऊपर क्या होती है, परत चढ़ी हुई होती है। अब इस फ्राइंग पैन को क्या करना है, जंग लगने से बचाना है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो जंग लगने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। सबसे पहला इसने बताया, हमने पढ़ा था संसारण से बचने के उपाय, तो हमने एनोडीकरण पढ़ा था, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, सारे पढ़ा थी। अब सबसे पहला है ग्रीस लगाकर। अब ये जो फ्राइंग पैन है इसके ऊपर मैं ग्रीस लगा दूंगा तो ये खाना बनाने के काम में आएगा, इसके ऊपर खाने में ग्रीस मिक्स हो जाएगा, तो ये अपने काम का नहीं, ये आंसर अपना गलत है। उसके बाद है पेंट लगाकर। अगर अब अपन क्या करेंगे, उस तवे के ऊपर पेंट लगा देंगे तो जब खाना बनाएंगे तब क्या होगा, पेंट गर्म होकर वहां से निकल जाएगा और खाने में आ सकता है, इसके लिए अपना ये आंसर भी गलत है। फिर है जिंक की परत चढ़ाना। तो जिंक या जस्ते की परत चढ़ाएंगे, आपने देखा होगा खाने की जो बर्तन वगैरह होते हैं उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ी हुई होती है, जिसके कारण क्या होगा कि यह इसके ऊपर ऑक्साइड की परत नहीं बनेगी और एक तो पेन पर जंग नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ये जो जिंक की परत है खाना बनाने के समय ये जिंक है वो उसमें खाने में नहीं मिलेगा, इसलिए अपने जिंक की परत वाला आंसर एकदम सही रहेगा इसके लिए। और ये उपयुक्त सभी वाला आंसर तो गलत है, क्योंकि ये बाकी वाले ऊपर गलत है। फिर है प्रश्न तीसरा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक को निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। अब सबसे पहला है कैल्शियम। अब कैल्शियम को देखो, तो कैल्शियम है ये क्या करता है कि कैल्शियम लिया और यह कैल्शियम किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, ये लिख लिया ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो यह बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना देगा,
कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। अब जिसको क्या बोलते हैं अपन, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसका मैंने पढ़ाया था कि इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब इसके अंदर अगर अपन क्या कर दे, इसको यह यौगिक क्या है, जल में विलय, तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो जल में विलय होता है, और इसको अपन जब जल में मिलाते हैं तो इसके अंदर, इसको अपन जल के अंदर जब विलीन करते हैं H2O, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह अभिक्रिया आपने बहुत बार पढ़ी है, क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो क्या है, जल में विलय होता है। तो वह तत्व क्या होगा, तो इसका अपना आंसर पहला ही हो जाएगा, क्या होगा, कैल्शियम। अब लोहा है, लोहा जल में विलय होता है, नहीं होता है। सिलिकॉन है, ये लो जल में विलय होता है, नहीं होता है। कार्बन है, वो जल में विलय होता है, तो नहीं होता है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, कैल्शियम वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले पर। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि अब जो खाद्य पदार्थ है उनके ऊपर जिंक की अपेक्षा जो टीन धातु है उसका लेप अपन करते हैं। अगर आपको जिंक और टीन दोनों दिया जाए तो उसमें जो टीन है वो ज्यादा बेटर रहता है इस जिंक की तुलना में। क्यों, पहला है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, तो महंगा नहीं होता, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, तो यह आंसर अपना गलत है। फिर टीन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, तो यह आंसर अपना सही होगा, क्योंकि जो टीन है वो क्या है, एक मिश्र धातु है, और जो जिंक है वो मिश्र धातु नहीं है। तो ये जो टीन है वो जिंक की अपेक्षा कम रिएक्टिव होगा, और जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और खाद्य सामग्री में उन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं जो क्या हो, कम रिएक्टिव हो, ताकि खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके कोई विषैला पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, तो ये गलत है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। अब आपको एक हथौड़ा, आपको क्या दे दे, पांचवा प्रश्न है, आपको एक तो दे दे हथौड़ा, और साथ में बैटरी दे दे, बल्ब दे दे, तार दे दे और स्विच दे दे। तो ये जो सारे आपको चीजें दी है, इनका उपयोग करके आप धातुओं तथा अधातुओं के नमूने के बीच में विभेद कैसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करने के लिए इन परीक्षणों में उपयुक्त का आकलन कीजिए। अब दोनों में से कौन सा सही रहेगा वो। अब सबसे पहला तो आपको दिया है हथौड़ा। अब हथौड़े से आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा धातु है तथा कौन सा अधातु है। तो अब जब सबसे पहले आप देखोगे तो हमने एक धातु और अधातु की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि जो धातु होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जब उसको अपन हथौड़े से पीटते हैं तो ये पतली चादर के रूप में बदल जाता है, ठीक है। और अधातु का गुण पढ़ा था कि ये क्या होती है, भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे हम इसको हथौड़े से पीटते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये चूरा चूरा हो जाते हैं। जैसे कि अपने पास क्या है कि जैसे कार्बन है, उसको अपन लकड़ी को जैसे पीटते तो उसके बाद चूरा चूरा हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। लेकिन लोहे को पीटते तो वो चादर के रूप में बढ़ जाते। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपन क्या कर लेंगे कि धातुओं को लेंगे और अधातुओं को लेंगे। जिसको पीटेंगे जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या जो चपटा हो जाता है वो तो है धातु, और जो चपटा नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना अधातु या भंगुर, ठीक है। फिर है दूसरा अपन को चीजें दी हुई, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच। अब हमने एक पढ़ा था कि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, और अधातु होती है वो धातुओं की जो विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन धातुओं में भी एक जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, वो अपवाद है, और वो क्या होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। तो अपन पहले तो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि क्या करेंगे, इस प्रकार का एक सर्किट तैयार कर देंगे, बैटरी लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्विच ले लेंगे और एक बल्ब लगा देंगे, और इस जो धातु है उसका तार अपन बना लेंगे। तो अब उस धातु से क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच में अपन जांच के लिए, ये तार से जुड़ा हुआ है, अब जांच के लिए उस धातु के 2 क्लिप ले लेंगे और वो यहाँ पर लगा देंगे। जिसकी क्लिप अपन टच करेंगे और तब बल्ब अगर चालू होता है तो वो तो क्या होगी, धातु, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। जिसमें अपना बल्ब स्टार्ट नहीं होगा वो क्या होगा, अधातु, वो क्या होगा, अधातु। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है जो क्या होता है, कार्बन का अपर रूप है, और वो क्या है, वो अधातु होते भी विद्युत का
सुचालक है। अगर अपन यहाँ पर ग्रेफाइट ले लेंगे तो भी ये अधातु होते भी ये बल्ब जलने लगेगा। तो अपन क्या क्या दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहला है कि हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होते हैं अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट तो ये कर लेंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे कि विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग करके निम्न परिपथ बना देंगे और उसके बाद बारी बारी से धातु तथा अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में ले जाकर स्विच को ऑन करेंगे। और अगर ये स्विच ऑन हो जाता है और बल्ब जलने लगता है तो वो तो है अपनी धातु, और जिसमें नहीं लगता है वो अधातुएं होती है। अब इन दोनों परीक्षण में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसमें सबसे बेस्ट होगा अपना ए वाला। क्यों? क्योंकि परीक्षण ये ज्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि जो बी वाला है, बी में अपने क्या कर रहे थे, विद्युत धारा वाला करंट प्रवाह जिसमें से होगा वो, तो ग्रेफाइट एक क्या है, अधातु है, परंतु विद्युत का क्या है, ये सुचालक का है। इसमें अगर अपन ग्रेफाइट लेंगे तो भी बल्ब जलेगा, इसके साथ ही बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातु वो भंगुर होती है। तो अपना जो उपयुक्त परीक्षण होगा वो कौन सा होगा, ए परीक्षण अपना उपयुक्त होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो धातु होती है वो उनकी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति होती है सारी, उनकी प्रकृति कैसी होती है, सारी होती है। और हमने पढ़ा था कि जो अधातु होती है उनके जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है अम्लीय। किस प्रकार से होती है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ धातु है वो अम्लीयता के गुण, उनके ऑक्साइड है वो अम्लीयता के गुण भी प्रदर्शित करते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या होते हैं वो क्षारीयता के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। और ऐसी दो धातु है, कौन से, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है और जो जिंक के ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हो गए, वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीयता तथा क्षारीयता दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और उसमें कौन से दो उदाहरण आ जाएंगे अपने, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करेंगे, लवण तथा जल का निर्माण कर देंगे, मतलब अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षारक की तरह, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसका अपना आंसर हो जाएगा। फिर है सातवां, दो धातुओं के नाम बताइए, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। तो हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी में अपन ने क्या पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी अपनी क्या थी कि लिखना काश मुझे आता तो जान हम पबजी, फिर उसके बाद में अपने जो सिल्वर है, ओरम है, प्लेटिनियम, ये ठीक है। लिखना काश मुझे आता जान हम पबजी क्यों खेलते, और उसके बाद है सिल्वर, अपने जो 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 अमूल्य धातु है वो। अब यहाँ पर देखो आप कि अपना प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है कि दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। अब हाइड्रोजन को विस्थापन अभिक्रिया कब होगी, जब ये जो हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला जो तत्व होगा वो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, उच्च अभिक्रियाशील होगा, तो वह हाइड्रोजन उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेगा। अगर वह सक्रियता श्रेणी में नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे, तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो वो दो धातुएं कौन कौन सी होगी, तो यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन कहां पर आ रहा है, यहां पर। अब इसके जो ऊपर ऊपर वाले होंगे वो सारे धातुओं तो क्या कर देंगे, सकृत वो क्या कर देंगे कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से उच्च अभिक्रियाशील है। और इस हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं, ठीक है, ये लेड है, कॉपर है, ठीक है, एजी सिल्वर है, ओरम है, प्लेटिनियम है, ये सारे क्या है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु के लवण में से उस धातु को विस्थापित कर देगा, वही होगा अपना, वही होगी अपनी विस्थापन अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर अपन क्या क्या ले सकते हैं, तो जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी उनका नाम अपन ले सकते हैं, ये सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी ले सकते हैं। और
जो हाइड्रोजन को उसके लवण में जो तनु अम्ल में से अभिक्रिया कराने पर तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, वो कौन से हो गए? या तो लेड ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ओरम ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, या प्लेटिनियम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो अपने आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, जबकि कॉपर और सिल्वर धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले आंसर। इसकी पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसमें से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, किसी धातु एम की विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे? धातुओं का परिष्करण क्या होता है कि धातुओं को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क अपन को प्राप्त होते हैं, अयस्क से अपन क्या करते हैं, उसको साफ अयस्क का सांद्रण करते हैं और उससे धातु प्राप्त करती है। लेकिन वो धातु भी क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है, उसके लिए उसका परिष्करण करते हैं और उसके लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटनी प्रयोग विधि में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो एक धातु लेते हैं, उसकी जो अशुद्ध धातु है, मतलब जिसको भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसकी अपन एक रॉड लेते हैं या उसकी छड़ लेते हैं, और एक लेते हैं शुद्ध धातु की पतली सी छड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इस प्रकार से हमने पढ़ा था पहले कि ये तो ले लिया अपन ने अशुद्ध और ये शुद्ध धातु के, फिर क्या करते थे, दोनों को विद्युत परिपथ से जोड़ते थे और एनोड वाला जो सिरा लेते थे वो किसका लेते थे, अशुद्ध धातु का, वो अशुद्ध धातु का लेते थे। और एनोड वाला सिरा कौन सा होगा, धन आवेशित। अपन ने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखा होगा, आपने बी पॉजिटिव देखा होगा, लेकिन कैथोड का क्या होता है, के पॉजिटिव कभी आपने ब्लड ग्रुप देखा है, नहीं देखा। तो ए पॉजिटिव होता है हमेशा, तो जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव धन आवेशित सिरा होता है, और उसको अपन किससे जोड़ेंगे, अशुद्ध धातु की प्लेट से। और शुद्ध धातु के रूप में किसको लेंगे, जो शुद्ध धातु का जो पतली पट्टी है उसको लेंगे। तो एनोड के में अशुद्ध धातु एम को लेंगे एनोड के रूप में, और शुद्ध धातु एम की पतली पट्टी को लेंगे कैथोड के रूप में। फिर क्या होगा कि अपन इसमें करंट फ्लो करते थे, और जिससे यहाँ पर जो लवण लेते थे वो, अब यहाँ पर धातु कौन सा है, एम, तो एम का लवण लेंगे, एम धातु का लवण का विलयन। जैसे अपन ने वहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, तो इसी प्रकार एम धातु का लवण लेंगे। अब क्या होगा, एम धातु इसमें विलीन होगी, जितनी एम धातु यहाँ पर आएगी उतनी धातु यहाँ पर विक्षेपित हो जाएगी। और विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लेंगे, एम धातु का अम्लीकृत लवण विलयन लेंगे। उसके अंदर थोड़ी मात्रा में H2SO4 वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे कि अशुद्ध धातु है, ये प्रश्न पूछता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु की छड़ को लेंगे एनोड के रूप में या कैथोड के रूप में। तो अशुद्ध से आप एनोड, अ से अशुद्ध और एनोड याद रख सकते हैं, शुद्ध धातु कैथोड के रूप में। ठीक है, और विद्युत अपघट्य एम धातु को अम्लीकृत लवण विलयन लेंगे। अब प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार इसमें स्पैचुला में लेकर, स्पैचुला क्या होता है, जिसके अंदर अपन कोई भी जो धातु वगैरह मेटल वगैरह होते हैं उसको रख के अपन गर्म करते हैं, लैब में यह होता है, चम्मच जैसा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला। अब स्पैचुला के ऊपर रखकर उस धातु को क्या करेंगे अपन, सल्फर को, धातु कौन सा लिया इसने, अधातु कौन सा लिया इसने, सल्फर का चूर्ण लिया है। अब इस सल्फर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, गर्म करेंगे मतलब इसको हीट देंगे और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, तो सल्फर प्लस क्या जुड़ जाएगा इसमें, ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। फिर प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को गर्म किया, तो यहाँ पर तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, चित्र के अनुसार इसने ऊपर, उसके ऊपर क्या रख दी, एक परख नली रख दी। अब परख नली बन, ये SO2 क्या है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब ये गैस निकल के कहां पर इकट्ठी हो जाएगी, इस परख नली के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। फिर इसने क्या किया, एक सूखे लिटमस पत्र को लिया, इसने एक लिटमस पत्र को लिया और इसके ऊपर गैस की अभिक्रिया करवाई, तो क्या होगा। फिर है इसने एक लाल लिटमस पत्र को लिया, नीले लिटमस पत्र को लिया और इसके ऊपर इससे रिएक्ट करवाया। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला है रासायनिक समीकरण संतुलित क्या हो जाएगा कि सल्फर लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, सल्फर डाइऑक्साइड बन गए। अब सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया, इसके अंदर जल से अभिक्रिया करवाई, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये तो हो गया इसका संतुलित समीकरण। अब ये सल्फ्यूरस अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो जब सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
इसके ऊपर सूखे लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आए लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो नीले रंग के आधे लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। तो नीले का लाल कब होता है? जब क्या हो? अम्ल होगा। तो इसका जो SO2 को जल से अभिक्रिया करवाने पर जो पदार्थ बनेगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, जिसका नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके। तो लोहे से जंग से बचाने के लिए हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे। एनोडीकरण करना, मिश्र धातु बनाना, उसके ऊपर ग्रीस लगाना, तेल लगाना, जस्ते की परत चढ़ाना, क्रोमियम लेपन करना। उसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके हैं। यसद लेपन द्वारा इस विधि में लोहे व इस्पात पर जिंक की क्या करते हैं? पतली परत चढ़ाते हैं। फिर पेंटिंग द्वारा इस विधि में लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतह वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में नहीं आए। अब है अपना अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो धातु होती है वो कैसा ऑक्साइड बनाती है? धातु बनाती है अपना क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु होती है वो कैसा बनाती है? वो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं, कौन? अधातु। अगर धातु होती तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कुछ अधातु उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार से। तो अम्लीय ऑक्साइड जैसे कि सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? सारे अम्लीय प्रकृति के हैं। अम्लीय प्रकृति के कैसे होंगे? कि जब इनको अपन क्या करवाएंगे? जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या देंगे? जब इसको अपन क्या करेंगे? अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल लेंगे। आदि उदासीन ऑक्साइड जैसे कि जल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। 12वां है अपना कारण बताइए। प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? कि प्लेटिनियम, सोना, चांदी आदि को अपन क्यों बनाते? क्योंकि ये एक तो ज्यादा चमकीली होती है। दूसरा कारण, ये बहुत ही सक्रियता श्रेणी में नीचे आती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, जिसके कारण क्या होगी? ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगेगा। चौथा कारण अपने पढ़ा था कि सोना चांदी है, ये क्या है? तन्यता का गुण इसमें ज्यादा होता है। जो अपन 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो जो सोना है, चांदी है, इसमें तन्यता का गुण भी ज्यादा होता है, इसमें धात्विक चमक भी ज्यादा होती है, इसलिए इनको क्या करते हैं? आभूषण में बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि सोडियम और पोटेशियम को और लिथियम को तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? कि ये जो धातु है ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आती है और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर इनको अपन खुला छोड़ देंगे तो यह वायु की जो नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा और ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। फिर है एल्यूमिनियम अत्यंत, इनके आंसर अपन देख लेते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातु क्या है? वायु, आर्द्रता और अम्ल से जल्दी संसारित नहीं होते हैं। दूसरा, इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। तीसरा, साथ ही यह धातु सर्वोत्तम आघात वर्धनीयता और तन्य है। आभूषण बनाने के लिए आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होना बहुत ही जरूरी है। फिर है सोडियम वाला, तो क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या पकड़ लेंगी? आग पकड़ लेगी। अतः इन्हें सुरक्षित तथा अचानक आग पकड़ने से बचा रोकने के लिए इनको केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। साथ ही धातु जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है और कौन सी? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। क्योंकि अगर इसको अपन जल में डुबो देंगे तो जल में डालते क्या होगा? यह हाइड्रोजन गैस विमुक्त करेगी और ये उच्च अभिक्रियाशील, उच्च उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी? जलने लगेगी। और जैसे आपने देखा होगा सोडियम को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? आग पकड़ता है वो। अब है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। अब जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, अब ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो भी मतलब सोने, चांदी, मतलब बाकी के जो पदार्थ मध्यम अभिक्रियाशील धातु ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव, तो भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। क्यों? तो हमने पढ़ा था क्या कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बना लेते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम है इसमें खास गुण पाया जाता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना देता है। अब ये ऑक्साइड की परत है वो स्थायी हो जाती है और यह ऑक्साइड की परत क्या करेगा? इसके ऊपर एक परत बना देगा। अब ये जो ऑक्साइड है ये वायु से अभिक्रिया वापस उसको एल्यूमिनियम को करने नहीं देता है। तो एक बार जो परत बन गई उसके बाद दूसरी परत बनने नहीं देगा। ठीक है, तो क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्यूमिनियम की सतहों को संसारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनोडीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनोडीकरण भी बोलते हैं।
धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ाना। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो मैंने बताया था धातुओं को शुद्ध करते समय हमने कहा जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनको तो सीधा गर्म करके उनको ऑक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु दो रूपों में पाई जाती है, एक सल्फाइड के रूप में, एक कार्बोनेट के रूप में। जो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है उसको किसके द्वारा, उसको अपन भर्जन के द्वारा पहले ऑक्साइड में बदलते और उसके बाद कार्बन से अपचन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते। और जो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है उसको अपन निस्तापन के द्वारा पहले ऑक्साइड में बदलते। अब ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, क्योंकि जो धातु होती है उनको सल्फाइड तथा कार्बोनेट से प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना उनका ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए पहले उनको ऑक्साइड में बदला जाता है और उसके बाद उनसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्पो को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर पर अपने जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं वो हरे हो जाते हैं, फिर मम्मी क्या करती है नींबू या छाछ से उसको साफ करती है। जैसे उसको साफ करेंगे वो पहले जैसे चमकदार हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जो तांबा होता है वो वायु जो अभिक्रिया करके वायु से क्या करता है उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बना देता है और उस ऑक्साइड की परत वो हरे रंग की परत होती है, वो ऑक्साइड है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है, क्षारीय। उसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। कैसे कि कॉपर क्या है, धातु। अब हमने पढ़ा था कि धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब इनकी प्रकृति है क्षारीय। और नींबू और हमने लिया था, मम्मी ने क्या लिया, नींबू वगैरह लिया। अब ये नींबू है उसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड, तो वो क्या है अम्ल। और जब अम्ल तथा क्षार मिलेंगे तो क्या बना देगा, जल बना देगा। क्या बना देगा, जल उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और जल का निर्माण कर देगा। तो ये जो सार की जो परत है, सारी ऑक्साइड की परत है वो हट जाती है और पहले जैसा अपन को शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है या साफ तांबा प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। ठीक है, जैसे कॉपर कार्बोनेट है। अब कॉपर कार्बोनेट है, इसकी प्रकृति क्षारीय है, सिट्रिक अम्ल लिया और कॉपर सिट्रेट बन गया, CO2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। जल का निर्माण हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद। तो रासायनिक गुणधर्म हमने बहुत से पढ़े थे। धातुओं को क्या करते, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई थी, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई थी। तो वो सारे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम इनकी एक सारणी बना सकते हैं। आगे हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। धातु सारी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन जो अधातु वो कैसे ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। फिर है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, लेकिन अधातु है वो ऐसा नहीं करती है। फिर धातुएं अपचायक होती है, अधातुएं उपचायक होती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती है, धन आवेश, जबकि अधातु क्या बनाती है, ये ऋण आवेश का निर्माण करती है और इससे ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, धन आयन ऋण आयन मिलकर आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि यह धातुएं नहीं करती। सभी धातुएं हाइड्रोजन से सहयोग करके हाइड्रेट नहीं बनाती है, केवल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी क्रिया करती है और अधातुएं नहीं बनाती। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। मैंने ये स्टोरी आपको पहले भी सुनाई थी कि एक जो आदमी होता है गांव में, वो क्या करता है, सुनार बन के जाता है, बोलता है कि हम आपके जो पुराने आभूषण वगैरह है उनको चमका देंगे, नया जैसा कर देंगे। इसके लिए उसको क्या बनाता है, एक घोल के अंदर डालता है और थोड़ी ही देर में उसको नया करके दे देता है। तो एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने की कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलीन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एवं एक जासूस की तरह क्या उस विलियन की प्रकृति के बारे में आप बता सकते। तो मैंने आपको बताया था एक्वा रिजिया। क्या बताया था, एक्वा रिजिया, जो क्या होता है HCl तथा नाइट्रिक अम्ल का जो विलियन होता है।
और उनको किसके अनुपात में 3:1 में जब मिलाते हैं तो एक भभकता हुआ द्रव एक्वारेजिया प्राप्त होता है। और इस एक्वारेजियम में क्या गुण होता है कि यह सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को या निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। तो आंसर क्या होगा कि वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वारेजिया का विलयन है, जो 3:1 में सांद्र HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अपना ये लास्ट होगा कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे का जो इस्पात क्या है, लोहे का मिश्र धातु है का नहीं, इसका कारण बताइए। अब गर्म जल का टैंक है, जो पानी को गर्म वगैरह करते हैं, बॉयलर होता है, उसमें किसका टैंक कॉपर का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो मिश्र धातु है इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने पढ़ा था जो मिश्र धातु होती है वो विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, थोड़ी सी कम कुचालक होती है। अब कॉपर शुद्ध है, कॉपर धातु है, तो यह उष्मा का सुचालक होता है, जबकि जो इस्पात है वो लोहे का एक मिश्र धातु है तथा उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। वो मिश्र धातु है, वो उष्मा तथा विद्युत की थोड़ी सी धातु की तुलना में कम प्रवाह करती है, अपने अंदर से कम प्रवाह होने देती। साथ ही कॉपर जल या भाप, कॉपर है वो पानी गर्म होगा तो वो भाप बनेगा, भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो इस्पात होता है वो भाप से अभिक्रिया कर लेता है। किसी के कारण अपन क्या होते हैं, जो बॉयलर होते हैं उसमें कॉपर का प्रयोग करते हैं, ना कि इस्पात का उपयोग करते हैं। इसी के साथ आपके इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अगले वीडियो में अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे चौथा, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।